Hello friends, I am Rachnaadi and welcome back to my channel शिक्षा के मसाल। Friends, today I will discuss growth and development। ये हमारी सेकंड वीडियो है और फ्रेंड्स यदि आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के द्वारा आप उसे देख सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है क्योंकि यहाँ पर हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेकर जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं आज हम उन्हें कंप्लीट करने वाले हैं और मैंने पूरा प्रयास किया है कि इन दोनों पॉइंट्स को लेकर के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें आज हम डिस्कस कर लें। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप पूरी वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा क्योंकि कई बार आप ऐसा करते हैं कि आप वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं या बढ़ाकर उसे देख लेते हैं, जिसकी वजह से आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। सो फ्रेंड्स, आप इसे स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो KVS, सुपर टेट, NVS, DSSB यानी किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए हर तरीके से वीडियो बेनिफिशियल है। सो फ्रेंड्स, आप इसे जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। अभिवृद्धि व विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो फ्रेंड्स, इसके विषय में हम पहले भी बात कर चुके हैं। यह CDP की हमारी सेकंड क्लास है जिसमें हम फिर से एक बार अभिवृद्धि और विकास पर चर्चा करेंगे। इसके पहले वाली यदि आपने वीडियो नहीं देखी है सो फ्रेंड्स उसकी हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही और भी जो महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं वो आपको मिल सकें और आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी वो और ज़्यादा बेहतर हो सके। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं क्लास अपनी। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जन्म पूर्व से कब्र यानी वॉम्ब टू टॉम्ब तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। विकास बहुआयामी होता है यानी मल्टी डायमेंशनल होता है, यानी विकास एक दिशा में ना होकर कई दिशाओं में विकास होता है, जैसे सामाजिक विकास, नैतिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, यानी कि विकास कई तरीके से व्यक्ति का होता है। और फ्रेंड्स, यहाँ से तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है कि वॉम्ब से टॉम्ब तक चलने वाली प्रक्रिया कौन सी है। ऑप्शन में था विकास वृद्धि दोनों, ये इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें कि इसका सही आंसर होगा कि विकास वॉम्ब टू टॉम्ब तक यानी जन्म पूर्व से कब्र तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है मोटर डेवलपमेंट स्किल यानी गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक विकास का सामान्यतः संबंध शारीरिक गतिविधियों जैसे दौड़ना, चलना, खेलना आदि से है। गत्यात्मक विकास फ्रेंड्स दो प्रकार का होता है। पहला है फाइन मोटर स्किल्स, दूसरा होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स में छोटी मांसपेशियों का पहले विकास होता है और उनका प्रयोग कम से कम होता है। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो वह सबसे पहले अपने खिलौनों को पकड़ना या किसी चीज़ को पकड़ने का प्रयास करता है, यानी कि वो सबसे पहले अपनी छोटी मसल्स का प्रयोग करना सीखता है। जैसे हम कह सकते हैं खिलौनों को पकड़ना, लिखना आदि। अब हम जानते हैं कि क्या होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी स्थूल गत्यात्मक विकास, इसमें बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है और उनका अधिक प्रयोग भी होता है। जैसे जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने लगता है तो वह पहले चलना सीखता है, गिरता है, फिर धीमे धीमे वो सही से चलना सीख जाता है, यानी अपनी बड़ी मांसपेशियां हैं उनका वो प्रयोग करना धीमे धीमे सीख जाता है और एक टाइम पर वो दौड़ना भी सीख जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चलना, दौड़ना आदि में बच्चा अपने बड़ी मसल्स का प्रयोग करता है। तो ये हो गया हमारा ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट या ग्रॉस मोटर स्किल। विकास निर्भर करता है आनुवंशिकता और वातावरण दोनों पर। यह हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो हमारे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों पर पूर्ण रूप से निर्भर करता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताए गए एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और इसका प्रमाण ये है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने PYQ क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। वृद्धि और विकास से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व करिएगा और देखिएगा कि यहाँ से कितने पॉइंट्स आपको प्रीवियस पेपर में मिलते हैं। और हमारी ये CDP की क्लास कंप्लीट होने के बाद, सभी क्लासेस कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स हम खुद भी आपको PYQ सॉल्व करवाएंगे और आपकी बेहतर तैयारी करवाएंगे। आगे जान लेते हैं। अब हम बात करेंगे विकास के प्रकार के विषय में। विकास 4 प्रकार का होता है। इसको आसान ट्रिक से यदि हम समझें तो PCSE यानी कि अगर आप ये शब्द याद कर लेते हैं तो आपको विकास के 4 प्रकार के विषय में याद रहेगा। P मतलब फिजिकल डेवलपमेंट, C मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट, S मतलब सोशल डेवलपमेंट और E मतलब इमोशनल डेवलपमेंट। सो फ्रेंड्स, फिजिकल डेवलपमेंट यानी पहला है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास, दूसरा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास,
तीसरा है सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास, और चौथा है इमोशनल डेवलपमेंट यानी संवेगात्मक विकास। बच्चे में जो विकास का प्रारंभ होता है इन 4 तरीक़ों से होता है। तो यहाँ से एग्ज़ाम में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आप इन्हें PCSC के माध्यम से याद रखिएगा। इसका ऑर्डर कि पहले फिजिकल आता है, फिर कॉग्निटिव, देन सोशल और फिर इमोशनल। इस प्रकार से बच्चे का विकास होता है। नेक्स्ट है विकास की अवस्थाएं। विकास की सामान्यतः 4 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें पहला है प्रसवपूर्ण अवस्था यानी प्री नेटल स्टेज। इसे गर्भाधान अवस्था भी कहा जाता है। गर्भाधान अवस्था 280 दिन या 9 महीने तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। यूपी टेट के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन कि गर्भावस्था कब से कब तक चलने वाली प्रक्रिया है, तो यह 280 दिन या 9 महीने तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है शैशव अवस्था यानी इन्फेंसी स्टेज। यह सेकंड है शैशव अवस्था यानी इन्फेंसी स्टेज। यह अवस्था जीरो से दूसरा है शैशव अवस्था यानी इन्फेंसी स्टेज। यह अवस्था 0 से 2 वर्ष तक चलती है। इसमें बच्चे में अधिगम गति काफ़ी तेज होती है। यहाँ पे फ्रेंड्स इसमें बच्चे में अधिगम जो गति होती है, सीखने की जो बच्चे की क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होती है। इस अवस्था में बच्चा बहुत जल्दी चीज़ों को कैच कर लेता है, बहुत जल्दी चीज़ों को समझने लगता है। इसमें बच्चे के अंदर नैतिकता का अभाव होता है। उससे सही गलत अच्छे या बुरे की चीज़ों के विषय में नहीं पता होता। उसको नहीं पता होता है कि हम जो चीज़ कर रहे हैं वो सही है अथवा गलत है, लेकिन उसकी जो मेमोरी पावर होती है काफ़ी शार्प होती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, जब बच्चा छोटा होता है उस टाइम यदि आप बच्चे के सामने कोई किसी विषय पे बात कर रहे हैं, जैसे आपने चाबी कहीं रख दी और आपको ये चीज़ ध्यान नहीं रहा, यदि बच्चे ने उस चीज़ को ध्यान से देखा होता है तो उसे याद रहता है कि पापा ने अपनी चाबी कहाँ रखी है। सो फ्रेंड्स वो बच्चा आसानी से उस चीज़ को ढूंढ करके आपको दे देता है। भले वो छोटा है, वो समझ नहीं रहा, लेकिन चीज़ों को देख करके समझ रहा है, वो सीख रहा है कि आप किस विषय में बात कर रहे हैं। यानी कि उसकी जो अधिगम की जो गति है, वो चीज़ें की सीखने की जो कैपेसिटी काफ़ी तेज़ होती है। उस अवस्था में बच्चा छोटा होता है, उसको दुनियादारी तो नहीं पता होती, उसके अंदर नैतिकता भी नहीं होती, परंतु उसकी जो अधिगम गति होती है वो काफ़ी तेज़ होती है। इस क्रियाकलाप मूल प्रवृत्ति पर आधारित होते हैं। इसमें नेक्स्ट बात करते हैं पूर्व बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। यह तीसरी अवस्था है। यह अवस्था 2 से 6 वर्ष तक चलती है। एग्जाम में इनके टाइम पीरियड पूछ लेते हैं कि कब से कब तक चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। इस अवस्था में बच्चे काफ़ी जिज्ञासु होते हैं, उनके मन में जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं, तो याद रखिएगा ये। इसे टॉय एज भी कहते हैं। इसमें बच्चा काफ़ी एक्टिव होता है, चीज़ों को सीखने के लिए काफ़ी जिज्ञासु भी होता है और एक्टिव लर्नर होता है। इसमें भाषा का जो अर्जन होता है उसकी क्षमता उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। कल्पनाशील क्षमता का विकास होता है और संवेदनशील चरण होता है। यानी कि इस स्टेज में कहते हैं बच्चों को ज़्यादा डांटे ना, क्योंकि बच्चे बहुत ही संवेदनशील प्रकृति के होते हैं। और एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि टॉय एज किस अवस्था को कहते हैं, टॉय एज किस अवस्था को कहते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो टॉय एज कहते हैं पूर्व बाल्य अवस्था को। फ्रेंड्स, यदि पूर्व बाल्य अवस्था ऑप्शन में ना हो तो आप इसे बाल्यावस्था भी लगा सकते हैं। फोर्थ है मध्य बाल्यावस्था या कहें उत्तर बाल्यावस्था। यह हमारी चौथी स्टेज है, जिसे कहते हैं लेटर चाइल्डहुड स्टेज। यह अवस्था यहाँ पे अवस्था होगा, यह अवस्था 6 से 12 वर्ष तक होती है। इसे आरंभिक स्कूल अवस्था भी कहते हैं, इसे टोली अवस्था भी कहा जाता है। इसमें बच्चे के अंदर दोस्त बनाने की चाहत बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि साथी संगति के साथ रहना उसे अच्छा लगता है। तार्किक चिंतन यानी लॉजिकल जो पावर होती है इस अवस्था में बच्चे की इंक्रीज होने लगती है। और इस अवस्था यानी कि बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था को अनोखा काल भी कहा गया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये कि एग्ज़ाम में आया था क्वेश्चन कि अनोखा काल किस अवस्था को कहा गया है। तो आप याद रखिएगा कि अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा गया है। अगर ऑप्शन में बाल्यावस्था ना होकर उत्तर बाल्यावस्था होता है तो आप उत्तर बाल्यावस्था लगाइएगा। अगर उत्तर बाल्यावस्था नहीं होता, सिर्फ बाल्यावस्था दिया है, तो आप उसे भी लगा सकते हैं। तो कोल और ब्रूस ने
जो ये साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने कहा था कि जो बाल्यावस्था है वो बच्चे के सीखने का एक अनोखा काल होती है, यानी कि बाल्यावस्था बच्चे के सीखने का एक अनोखा काल होता है, ऐसा कहा था कोल और ब्रूस ने। नेक्स्ट है लास्ट और 5वीं स्टेज है किशोरावस्था यानी एडोलसेंस। यह अवस्था 12 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है। इसमें बच्चे के अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी की काफ़ी कमी होती है। यह तनाव व चिंता की अवस्था होती है। फ्रेंड्स यहाँ पे अवस्था ही होगा, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया लिखने में। तो ये तनाव और चिंता की अवस्था होती है किशोरावस्था। इसमें बच्चा परिवार की अपेक्षा दोस्त को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है, यानी कि दोस्तों पर ज़्यादा विश्वास करता है वो। यह अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है, यानी बच्चा उन चीज़ों की भी कल्पना कर सकता है जो चीज़ उसके सामने नहीं होती है। यह अवस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था बच्चे की मानी जाती है। इस अवस्था में बच्चे के अंदर विषम लिंगी के प्रति आकर्षण का भाव होता है, यानी कि एक लड़का एक लड़की से फ्रेंडशिप करना चाहता है, एक लड़की लड़के से फ्रेंडशिप करना चाहती है। नहीं, ये किशोरावस्था बहुत ही भटकाव की अवस्था भी इसको कह सकते हैं कि काफ़ी भटकाव की मतलब कि डिस्ट्रैक्ट करने वाली अवस्था होती है। और इसमें इस अवस्था में वीर पूजा की भावना बहुत ज़्यादा होती है लोगों बच्चों के अंदर। ये मतलब कि वीर पूजा की भावना का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि वे किसी को भी आदर्श मान सकते हैं, जैसे कि लोग अब भगत सिंह को, जो किशोर हैं वो भगत सिंह को अपना आदर्श मानने लगते हैं, या किसी भी हीरो या हीरोइन के प्रति उनका आकर्षण भाव बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं उन्हें ही अपना आदर्श मानने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये वीर पूजा की अवस्था कहलाती है। किशोरावस्था को तनाव व तूफानों की अवस्था कहा है स्टेनली हॉल ने। ये क्वेश्चन बीएड के एग्जाम में पूछा गया और टेट और सीटेट के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि किशोरावस्था को तनाव और तूफानों की अवस्था किसने कहा है, तो ये स्टेनली हॉल ने कहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने विकास की अवस्थाओं के बारे में बात कर लिया है। आइए फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि पहली थी हमारी प्री नेटल स्टेज यानी प्रसव पूर्ण अवस्था, दूसरी थी शैशवावस्था, और तीसरी अवस्था थी हमारी पूर्व बाल्यावस्था, फोर्थ थी उत्तर बाल्यावस्था। अगर एग्जाम में सिर्फ बाल्यावस्था लिखा होगा तो हम इस 4 अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे, और 5वीं थी किशोरावस्था। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि सिर्फ बाल्यावस्था लिखा होगा तो हम कहेंगे विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं, परंतु यदि उत्तर और पूर्व बाल्यावस्था करके दिया होगा तो विकास की 5 अवस्थाएं मानी जाएंगी। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ यदि बाल्यावस्था होगा तो 4 अवस्थाएं, और यदि उत्तर और पूर्व करके दिया होगा तो 5 अवस्थाएं मानी जाएंगी। तो अब हम जान लेते हैं आगे। अब हम जानते हैं विकास के सिद्धांतों के बारे में, यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। विकास के 2 सिद्धांत होते हैं फ्रेंड्स। विकास के 2 सिद्धांत होते हैं, जिसमें से पहला है सिरोपादोमुखी यानी सिफेलोकॉडल, और दूसरा है समीप दूरस्थ यानी प्रॉक्सीमोडस्टल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सो नोट डाउन कर लीजिएगा इसे आप। जो सिरोपादोमुखी है, इसमें बच्चे का जो विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है, यानी कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है। जबकि समीप दूरस्थ, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, इसमें विकास अंदर से बाहर की तरफ होता है, अर्थात विकास पहले नाभि से ऊपर अथवा नीचे की तरफ हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब आपने किसी बच्चे को देखा होगा तो कुछ बच्चों का जो विकास होता है, जैसे कि हम एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने का फ्रेंड्स प्रयास करते हैं। डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बनना है, पर फिर भी आप समझने का प्रयास करिएगा। सपोज ये नाभि है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो आपने देखा होगा कई बार बच्चे की लंबाइयों को आपने देखा होगा, हाइट बच्चों की देखी होगी। कभी कभी अब आपने देखा होगा कि बच्चे कभी कभी ऊपर से लंबे लगते हैं, कभी कभी वो पैरों से लंबे लगते हैं ज़्यादा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चे का विकास अंदर से बाहर की तरफ होता है उसे कहते हैं समीप दूरस्थ यानी प्रॉक्सीमोडस्टल। सो फ्रेंड्स, ये हर बच्चे में अलग अलग होता है। जन्म के समय से बच्चे के शरीर का भाग, जन्म के समय बच्चे के शरीर का भाग जो वेट होता है वो 3 से 4 किलोग्राम होता है। ये भी एग्जाम में आया था क्वेश्चन कि जन्म के समय बच्चे का जो वेट होता है वो कितना होता है। तो आप याद रखिएगा कि बच्चे का जन्म के समय उसका वेट 3 से 4 kg होता है। और उसके जो सिर का भार है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आए हुए पॉइंट्स हैं एग्जाम में। सो फ्रेंड्स प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा इसे, कि जो बच्चे का जन्म होता है उस समय उसका वेट होता है वो 3 से 4 kg होता है, जबकि उसके सिर का जो भार होता है 350 ग्राम होता है। जन्म के समय बच्चे में 270 हड्डियां होती हैं, जबकि बाल्यावस्था पहुँचते पहुँचते उसकी हड्डियां, जो उसकी बॉडी होती है उसकी ग्रोथ होने लगती है उसमें, इसलिए हड्डियां जो उसकी बोन्स होती है संकुचित होने लगती हैं। और बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है 250।
जबकि किशोरावस्था आते थे बालक की जो हड्डियां हो जाती हैं वो 206 होती है। इसका मतलब जब बच्चा नवजात शिशु होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा हड्डियां उसी अवस्था में पाई जाती हैं, और जैसे जैसे उसका ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है उसका, वैसे उसकी जो बोन्स होती है वो कम होती जाती हैं। यानी कि हम इस तरीके से कह सकते हैं जो किशोरावस्था जो होती है उसमें बच्चे की हड्डियाँ कितनी होती है, 206 होती हैं। यानी कि ह्यूमन में प्रत्येक मानव में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 206। अब हम जानते हैं कि आधार आयु क्या होती है। बेस एज, जब बालक सभी प्रश्नों के उत्तर सही हल करने लगे, यानी चीज़ों को समझने में सक्षम हो सके, तो उसे कहते हैं आधार एज यानी बेस एज। यह कहा था स्टर्न ने 1912 में बताया था। विकास के आयाम की बात करते हैं तो इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विकास के आयाम कौन कौन से होते हैं, इनका बढ़ता क्रम लिखिए या इनका घटता क्रम आ जाता है एग्जाम में। तो याद रखिएगा कि जो विकास के आयाम होते हैं वो पहला होता है शारीरिक विकास, दूसरा होता है संज्ञानात्मक विकास, तीसरा होता है सामाजिक विकास, चौथा होता है संवेगात्मक, पांचवा होता है नैतिक और छठा होता है आध्यात्मिक। इस प्रकार से विकास का ये क्रम होता है। इसके पहले भी हम आपको PCSE के माध्यम से बता चुके हैं। और नेक्स्ट है मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिक न होकर बच्चे के अंदर अहम केंद्रित होती है। यह अवस्था होती है 6 से 12 वर्ष तक। यानी बच्चों को सामाजिक चीज़ों से मतलब नहीं होता है, वो खुद के अंदर उनको खुद में रहना अच्छा लगता है, खुद से चीज़ें सीखना अच्छा लगता है, वो किसी से चीज़ें सीखना नहीं चाहते, वो खुद से चीज़ें करना चाहते हैं। ऐसी अवस्था होती है हमारी मध्य बाल्यावस्था। नेक्स्ट है कि बच्चे का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है। तो फ्रेंड्स, बच्चे का सर्वाधिक विकास यानी कि अगर हम कहें तो 90% जो पार्ट होता है वो बच्चे का 600 अवस्था में ही उसका विकास हो जाता है, और यह अवस्था 0 से 5 वर्ष तक होती है। भाषा के लिए सबसे संवेदनशील जो समय होता है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। नेक्स्ट है सबसे जटिल व गहन सामाजिकरण। सबसे जो जटिल और गहन सामाजिकरण होता है वो किशोरावस्था में होता है। आनुवंशिकता स्थित सामाजिक संरचना है। एक आनुवंशिकता कैसी एक सामाजिक संरचना है। इस बाल विकास सिद्धांत के अनुसार भाषा का जो विकास होता है, जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है फ्रेंड्स, वो इस तरीके से होता है जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसको यदि हम शॉर्ट भाषा में समझें तो इसको हम जान सकते हैं सु बो पाली। सु बो पा ली। आप इस शब्द के माध्यम से इसके क्रम को याद रख सकते हैं, जो एग्ज़ाम में आपको याद रखने में आसानी भी रहेगी। यदि पूछ लिया जाता है कि भाषा के विकास का क्रम, सही क्रम क्या होता है, तो होता है सुबोपाली यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लेकिन किंडर का जो मॉन्टेसरी है उन्होंने अपना एक अलग क्रम दिया है। आप दोनों ही क्रम को याद रखिएगा कि साधारणतः अगर पूछ लिया जाए भाषा का विकास का क्रम क्या होता है तो वो सुबोपाली होता है। और यदि पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में कि मॉन्टेसरी के अनुसार भाषा के विकास का क्रम क्या होता है, तो होता है सु बो ली प, मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो अब दोनों ही क्रम को याद रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बाल विकास के गति के सिद्धांत को किसने दिया था। तो बाल विकास के गति सिद्धांत को दिया था डगलस एवं होलैंड ने। वातावरण व बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यानी एनवायरनमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंसेस अस। ये कहा था साइकोलॉजिस्ट रॉस ने। ये जो सेंटेंसेस एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये पूछा जाता है कि ये वक्तव्य किसका है, यह किसने कहा था। तो याद रखिएगा, ऐसा वक्तव्य दिया है रॉस ने कि वातावरण व बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है। नेक्स्ट है, बालक के विकास में प्रमुख योगदान देने वाली संस्था है परिवार। ये हमारी प्राइमरी संस्था कही जाती है और विद्यालय को सेकेंडरी जो संस्था कहा जाता है। यानी कि बालक के विकास में सबसे प्रमुख योगदान किसका होता है, वो होता है फैमिली यानी परिवार का। बालक का वह सोपान जब वह सबसे अधिक संवेगों यानी इमोशन से घिरा होता है, वह अवस्था होती है किशोरावस्था, जिसे तूफानों और तनाव की अवस्था भी कहा जाता है। दो बालकों में समान मानसिक योग्यता तथा विकास नहीं होता है। ध्यान रखिएगा कि दो जो बालक होते हैं यानी कि दो बच्चे हुए,
उन दोनों का ही जो विकास होता है ये एक जैसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। दोनों बालकों में समान मानसिक योग्यता तथा विकास नहीं होता है, ऐसा कहा है साइकोलॉजिस्ट हरलॉग ने। अभिवृद्धि की क्या विशेषताएं होती हैं? अभिवृद्धि विकास को प्रभावित करती है। अभिवृद्धि की एक निश्चित सीमा होती है। अभिवृद्धि की एक प्राकृतिक सीमा होती है। अभिवृद्धि का संबंध केवल सजीव या मूर्त जीवों या वनस्पतियों से होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि अभिवृद्धि का जो संबंध होता है वो केवल सजीव, मूर्त या वनस्पतियों से होता है, न कि किसी भी निर्जीव वस्तु से। ऐसी वस्तुएं जिनमें जान होती है, जिनकी वृद्धि और विकास हो सकता है, उसका संबंध ही केवल अभिवृद्धि से होता है। किसी भी अमूर्त या निर्जीव वस्तु का संबंध वृद्धि या विकास से नहीं होता है। अभिवृद्धि की प्रक्रिया गर्भावस्था से 18-20 वर्ष तक चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि जो विकास होता है दोस्तों वो जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि में मनुष्य के शरीर के आकार, भार एवं कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, जो सामान्यतः 18 से 20 वर्ष की आयु तक लगभग पूर्ण हो जाती है। सभी अंगों की वृद्धि समान रूप से नहीं होती है। शरीर के प्रत्येक अंग की वृद्धि अलग अलग तरीके से होती है, एक साथ या एक तरीके से सभी अंगों की वृद्धि नहीं होती है। भिन्न भिन्न आयु स्तर पर अभिवृद्धि की रीति भी भिन्न भिन्न होती है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है। ध्यान दीजिएगा कि अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, यानी कि इसका गणितीय तरीके से या किसी भी अन्य विधियों से मापन किया जा सकता है। अभिवृद्धि बालक के वंशानुक्रम, वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, सभी पॉइंट्स इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। जैसे कि उन्होंने पूछ लिया कि बताइए वृद्धि मूर्त होती है या अमूर्त होती है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और बनता है फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नहीं, आप PYQ लगाइएगा, आप ऐसे क्वेश्चंस वहाँ पर आप फेस करेंगे। और पूछ लिया जाता है कि वृद्धि क्या होती है। ये शरीर के आकार, भार और कार्य क्षमता में जो वृद्धि होती है उसे अभिवृद्धि कहते हैं। इसका एक समय पीरियड होता है, यह गर्भावस्था से प्रारंभ होगा, 18 से 20 वर्ष यानी कि निश्चित सीमा तक चलती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं कि वृद्धि जो है किस पर निर्भर करती है, तो यह वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों पर निर्भर करती है। वृद्धि का मापन किया जा सकता है। यही सब मेन पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट। व्यक्ति की अभिवृद्धि एक निश्चित आयु 18 से 20 वर्ष तक चलती है। इसका मापन यंत्रों के द्वारा किया जा सकता है। वृद्धि के संबंध में ही कुछ साइकोलॉजिस्ट ने अपने वक्तव्य दिए हैं, कथन दिए हैं, उसको भी जान लेते हैं। ये भी एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं कि ये कथन किसका है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पहला है, अभिवृद्धि से तात्पर्य शरीर के आकार, भार में पाई जाने वाली वृद्धि अर्थात बालक के शारीरिक लंबाई, चौड़ाई और भार की वृद्धि से होता है। यानी कि बच्चे की हाइट कितनी हो गई, उसका वेट कितना है, ठीक है, इतना उससे संबंध होता है। ऐसा कहते हैं मुनरो। फिर से देख लेते हैं। मुनरो का कहना है कि अभिवृद्धि से तात्पर्य शरीर के आकार, भार में पाई जाने वाली वृद्धि अर्थात बालक की शारीरिक लंबाई, चौड़ाई और भार की वृद्धि से होता है। सेकंड है फ्रैंक के द्वारा। फ्रैंक कहते हैं कि अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में होने वाली वृद्धि। तात्पर्य दोनों का लगभग एक है पर डिफिनेशंस अलग अलग है, ये ध्यान रखिएगा। सोरेनसन कहते हैं कि अभिवृद्धि का अर्थ शरीर तथा शारीरिक अंगों के भार, आकार में होने वाला परिवर्तन है। इस वृद्धि को मापा जा सकता है, यानी कि इसका मापन किया जा सकता है, ऐसा सोरेनसन कहते हैं। ये कथन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है। उचित रूप में इसका क्या अर्थ है दोस्तों बताइए। एक बच्चा कक्षा में प्रायः ज़्यादा प्रश्न पूछता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने वाले होते हैं। हर क्लास में 1-2 बच्चे ऐसे होते ही हैं। तो ऐसे बच्चों को किस रूप में माना जाता है? ऐसे बच्चों को जिज्ञासु प्रवृत्ति का माना जाता है। यानी कि ऐसे बच्चों क्रिएटिव माइंड्स के होते हैं और बहुत ज़्यादा आंसर्स या चीज़ों को जानने की बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति उनके अंदर होती है, यानी कि वे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। फ्राइड ने लड़कों के मात्र प्रेम भाव को क्या नाम दिया है? तो ओडिपस भावना ग्रंथि, ये कहा है फ्राइड ने। जब लड़कों का अपने माता के प्रति जो प्रेम भाव होता है उसे फ्राइड नाम देते हैं ओडिपस भावना ग्रंथि। जन्म के समय शिशु में कौन सा
समय होता है तो वो जन्म के समय से जो बच्चा होता है उसमें उत्तेजना की भावना बहुत ज़्यादा होती है। मानवीय मूल्य, नेक्स्ट है मानवीय मूल्य यानी ह्यूमन वैल्यूज जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का क्या अर्थ है। इसके विकास का है अनुकरण करना, यानी कि बच्चा चीज़ों को देखता है और इसका ह्यूमन नेचर होता है कि वो इमिटेट करता है, यानी कि उसका अनुसरण करने लगता है उन चीज़ों का। नेक्स्ट है अवधारणाओं का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ, फ्रेंड्स यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स होगा। अवधारणाओं का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स मुख्य रूप से हिस्सा किसका होता है, यह होता है बौद्धिक विकास यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का। यहाँ पर जो हमने आपको पॉइंट्स बताया था कि फ्राइड ने लड़कों के मातृ प्रेम को ओडिपस कहा है और जब लड़कियों का अपने पिता के प्रति प्रेम होता है उसे कहा है एक्स्ट्रा ओडिपस। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ब्राइड ने लड़की की पितृ प्रेम भाव को क्या नाम दिया है। तो देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, वहाँ पे फ्राइड ने, पीछे जो हमने बताया वहाँ पे फ्राइड ने नाम दिया था कि जब फ्राइड ने बताया था कि जब कोई लड़का अपनी माता के प्रति प्रेम भाव रखता है तो उसे कहते हैं ओडिपस भावना ग्रंथि, जबकि ब्राइड बताते हैं कि जब लड़की का अपने पिता के प्रति जो प्रेम होता है उस प्रेम भाव को कहते हैं एक्स्ट्रा भावना ग्रंथि। नेक्स्ट है प्रारंभिक विद्यालय आयु यानी एलिमेंट्री स्कूल किस अवस्था को कहा जाता है, ये बाल्यावस्था को कहा जाता है। याद रखिएगा कि जब कभी ये क्वेश्चन एग्जाम में आए कि प्रारंभिक विद्यालय आयु यानी एलिमेंट्री स्कूल एज किस अवस्था को कहा जाता है, तो ये बाल्यावस्था को कहा जाता है। बालक जन्म के समय बालिकाओं से लगभग कितने इंच लंबे होते हैं, तो ये 1/2 इंच यानी कि आधा इंच लंबे होते हैं। जो बच्चे होते हैं जब उनका जन्म होता है तो ध्यान दीजिएगा कि जो लड़कों की हाइट होती है वो लड़कियों की हाइट से आधा इंच ज़्यादा होती है। इसी साथ में नेक्स्ट चीज़ें और कुछ बता देते हैं आपको। जब लड़कियां पैदा होती हैं तो उनकी जो हाइट होती है वो बाल्यावस्था में बहुत तेज़ी से बढ़ती है, जबकि जो लड़के होते हैं उनकी जो हाइट होती है वो शैशवावस्था में बढ़ती है, फिर बाल्यावस्था में कम बढ़ती है और फिर किशोरावस्था में ज़्यादा बढ़ती है। तो इस प्रकार से इनकी जो हाइट इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो इस प्रकार से होता है। और जो उनकी लड़की और लड़कियों की हाइट में जो अंतर होता है जन्म के समय वो आधे इंच का कम से कम होता है। नेक्स्ट है शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है। शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने कहा है। यह वह अवस्था होता है बच्चों, ये वह अवस्था है जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा यानी मानिए 90% बच्चा चीज़ें सीख जाता है, चीज़ें सीखने लगता है, वो जल्दी इमिटेट कर लेता है चीज़ों को। तो यह वह अवस्था है जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा चीज़ें सीखता है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक को व्यवहार का विज्ञान कहा है। मनोवैज्ञानिक को व्यवहार का विज्ञान कहा है वाटसन ने। मनोवैज्ञानिक मन को वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोवैज्ञानिक मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्ति तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मानित है। सॉरी यहाँ पे सम्मिलित होगा, सम्मिलित है यह कथन है C.W. वैलेंटाइन का। नेक्स्ट है मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान का अर्थ है मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि मनोविज्ञान का क्या अर्थ होता है। मनोविज्ञान का अर्थ होता है मन का विज्ञान और चेतना का विज्ञान। नेक्स्ट है मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं। व्यक्ति की रुचियाँ, अभिक्षमताएं यानी कि एप्टीट्यूड, अभियोग्यताएं और वातावरण, ये वे चीज़ें हैं जो व्यक्ति के मन को प्रभावित करती हैं। ये व्यक्ति को आगे भी बढ़ा सकती हैं और व्यक्ति को उसके पथ से डिस्ट्रैक्ट भी कर सकती हैं। नेक्स्ट है मनोविज्ञान को शुद्ध मन का विज्ञान किसने कहा है। मनोविज्ञान को शुद्ध मन का विज्ञान कहा है ड्रेवर ने। जेम्स ड्रेवर ने इसे शुद्ध मन का विज्ञान कहा है। शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान है अर्थात मनोविज्ञान का एक अंग है। मनोविज्ञान का ये है एक अंग। नेक्स्ट है दोस्तों, अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रिया उसी समय से आरंभ हो जाती है जिस समय बालक का गर्भाधान होता है। फिर से रिपीट करते हैं, अभिवृद्धि और विकास यानी कि जो बच्चे का ग्रोथ और जो उसका डेवलपमेंट होता है वो कब से शुरू हो जाता है, यानी कि
जब बच्चा गर्भ में होता है तभी से उसका वृद्धि और विकास दोनों ही प्रारंभ हो जाता है। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। विकास की धारणा में उन सभी तत्वों का समावेश किया जाता है जो मनुष्य की संपूर्णता प्रदान करते हैं। विकास की अवस्था में उन सभी तत्वों को समावेश किया जाता है जो मनुष्य को संपूर्णता प्रदान करते हैं। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? यह एरिक्सन के द्वारा दिया गया है। ये मनोसामाजिक सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। हम आपको बता दें कि मनोसामाजिक सिद्धांत की जनक भी यही कहलाते हैं। ये सिद्धांत भी एरिक्सन के द्वारा ही दिया गया है। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है और मैं आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इससे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। सो फ्रेंड, मिलते हैं अपने नए कंटेंट नए वीडियो के साथ में। टिल कीप लर्निंग, कीप ग्रोथिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।